So hello guys, I welcome you all to my YouTube channel M Mohammed Study Circle। तो फाइनली आपके क्लास 10th वाला जो टर्म 1 का जो एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो गया और आई होप कि आप सब उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। आप सभी के मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे, लेकिन अभी हमें खुश नहीं होना है क्योंकि ये टर्म 1 था और टर्म 2 अभी बाकी है जो कि सब्जेक्टिव होने वाला है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है वो थोड़ा सा इजी होता है, मॉडरेट होता है अगर हम सब्जेक्टिव से कंपेयर करें, क्योंकि वहाँ पे हमें चीज़ों को लिखना होता है और लिखते समय जब हम ग्रामेटिकल मिस्टेक कमिट करते हैं या जो हैंडराइटिंग अगर गंदी हो जाए तो फिर वहाँ पे बहुत सारे मार्क्स काट लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, राइट। तो फिर यहाँ पर हम लोग अगर टर्म 2 का जो सिलेबस देखें लिटरेचर वाले सेक्शन का, तो जो पहला चैप्टर है वो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और ग्रामर वाला सेक्शन तो वही पढ़ना है जो टर्म 1 में हमने पढ़ा था। सेम सिलेबस है टर्म 1 और टर्म 2 का, तो आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, आप ग्रामर वाले सेक्शन को रिवाइज कर सकते हैं, राइट। तो आज से लग जाइए आप टर्म 2 के लिए। फर्स्ट चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की कुछ झलकियाँ, और इसमें बेसिकली 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग्स। सेकेंड पार्ट है कूर्ग, जिसके राइटर हैं लोकेश एब्रॉल। थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम आसाम और इसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता। तो इससे पहले कि हम लोग अब बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स पढ़ें, हमारे पास ये बिफोर यू रीड का सेक्शन दिया गया है, इसे हमें देख लेना होगा। बेसिकली यहाँ पे 4 पॉइंट्स को रेज किया गया है और बोला गया है कि इन सभी पॉइंट्स को आपको अपने क्लास में डिस्कस करना है। पहले पॉइंट में बताया गया है कि व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल ऑफ people and of places come to your mind when you think of our country, कि जब आप हमारे देश के बारे में, इंडिया के बारे में, भारत के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में, आपके दिमाग में किस तरह के लोगों का या किस तरह के जगहों का तस्वीर आपके मन में बनने लगता है। सेकेंड पार्ट है व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन, कि आप भारत के किस हिस्से में रहते हैं या रहे हैं या आपने विजिट किया है, आपको बताना है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या आप कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम बता सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अपने क्लास में डिस्कस करने हैं। थर्ड पॉइंट है यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच एंड द पोर्टुगीज, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोर्टुगीज, थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है बट ठीक है। द पोर्टुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। आप जानते ही होंगे कि अंग्रेजों के अलावा हमारे देश के इतिहास में डच का, फ्रांसीसियों का और पुर्तगालियों का भी हिस्सा रहा है, उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज इन्फ्लुएंसेस, क्या आप बता सकते हैं कि भारत का वो कौन सा हिस्सा है जो अभी भी फ्रांसीसी और पुर्तगाली प्रभावों को दिखाता है या वहाँ पे अभी भी फ्रेंच और पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस को देखा जा सकता है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी, क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किस हिस्से में चाय और कॉफ़ी को उगाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है अपने क्लास में विद योर क्लासमेट्स, विद योर फेलो क्लासमेट्स। अब इस स्टोरी का जो पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसे हम लोग पढ़ते हैं। बेकर बेसिकली हम लोग उसे कहते हैं जो प्रोफेशनली ब्रेड बनाता है और उसे सेल करता है, उसे बेचता है। So this is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society। तो ये कहानी का ये जो हिस्सा है, उस हिस्से में हमें गोवा के गांव के बेकर्स के बारे में बताया गया है जिनका समाज में, सोसाइटी में अभी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, राइट। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically। देखो reminiscing nostalgically इसका मतलब होता है thinking fondly of the past। जब आप अपने पास्ट के बारे में, अपने बीते हुए दिनों के बारे में बड़े ही प्यार से सोचते हैं, उसे याद करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं reminiscing nostalgically। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो बड़े लोग हैं या जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, उनसे हम लोग अक्सर अपने पुराने दिनों के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं। और वे लोग किस बारे में बात करते हैं, पोर्टुगीज़ डेज के बारे में, उन पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में बात करते हैं। द पोर्टुगीज़, पुर्तगाली लोगों के बारे में बात करते हैं। एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनके जो ब्रेड हुआ करते थे जो कि
बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, उसके बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग बात करते हैं और ये हम लोग सुनते हैं। ये हमारे ऑथर लूसियो रॉड्रिग्स कह रहे हैं, वो अपनी बचपन की बातों को हमें बता रहे हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. हमारे ऑथर कहते हैं कि भले ही उन रोटियों, उन ब्रेड्स को खाने वाले जो लोग हैं वो कहीं गायब हो गए हों, लेकिन उसके बनाने वाले अभी भी हमारे बीच ही हैं, वो अभी भी वही हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. कि अभी भी हमारे बीच मिक्सर्स हैं जो डो को, आटा को मिक्स करने का काम करते थे, जो मोल्ड किया करते थे आटों को, उसका लोई बनाने का काम करते थे, और जो ब्रेड को सेंकने का काम करते थे, ये सभी लोग अभी भी हमारे बीच में ही हैं। Those age old time tested furnaces still exist. और वो सदियों पुराने फर्नेसेस जो चूल्हे हुआ करते थे जिसके ऊपर रोटियां सेकी जाती थी, वो अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने इन फर्नेसेस ने, इन चूल्हों ने समय की चुनौतियों पर खरा उतरने का काम किया है। सदियां बीत गई लेकिन ये फर्नेसेस अभी भी मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और उन चूल्हों में जो आग जल रही थी वो अभी भी बुझाई नहीं गई है। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड एक तरह की आवाज़ को कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को, किसी हेवी चीज़ को ज़मीन पर, फ्लोर पर पटकते हैं तो थर्ड का साउंड है ना क्रिएट होता है, और जिंगल झंझनाहट की साउंड को कहते हैं। अब यहाँ पे द थर्ड एंड जिंगल के बारे में किस लिए बात की जा रही है? द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. अब हमारे ऑथर लूसियो रॉड्रिग्स कहते हैं कि आजकल भी गोवा के कुछ जगहों पे जो ट्रेडिशनल बेकर होता है उसके बैम्बू के थर्ड की, उसके बैम्बू के गड़गड़ाहट, झंझनाहट की आवाज़ को सुना जा सकता है। और ये थर्ड और जिंगल की आवाज़ सुबह में बेकर के आने को अनाउंस करता है। जब भी कोई सुनता है कि बांस के गड़गड़ाहट या उसके थर्ड की आवाज़ आ रही है तो लोग समझ जाते हैं कि अब हमारे गांव में बेकर आ गया है अपने ब्रेड को लेकर। यहाँ पे हेराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंसिंग। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हमारे ऑथर कहते हैं कि भले ही पिताजी जीवित ना हो लेकिन उनका जो बेटा है वो अभी भी अपने फैमिली प्रोफेशन को, अपने फैमिली बिजनेस को, आई मीन बेकरी के काम को आगे बढ़ाता है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। कि आजकल, आई मीन इन बेकर्स को आजकल गोवा में किस नाम से बुलाया जाता है? पैडर के नाम से बुलाया जाता है। पहले भी उन्हें पैडर के नाम से बुलाया जाता था और आज भी इन्हें पैडर के नाम से ही बुलाया जाता है। पैडर हम लोग उसे कहते हैं जो बेकरी का काम करता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन के दौरान गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। बेकर हमारा दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन हमारा साथी हुआ करता था, एंड गाइड हमारा गाइड हुआ करता था। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वो कम से कम दिन में 2 बार आया करता था। वंस when he set out in the morning on his selling round, पहली बार तो तब जब वो बेचने के लिए अपने सेलिंग राउंड पे निकलता था, वो पहली बार आता था। and then again when he returned after emptying his huge basket, और दूसरी बार वो तब आता था जब वो अपने बड़े से बास्केट को, है ना, बास्केट में रखे हुए ब्रेड को बेच करके ख़त्म करके जब वापस लौटता था। तो इस तरह से दिन में 2 बार बेकर हमारे गांव में आता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. जब हम सोए हुए होते थे और जब बेकर मॉर्निंग में आता था तो उसके बांस के जो जिंगलिंग थर्ड की आवाज़ होती थी उसको सुन करके हम जग जाते थे और दौड़ करके हम लोग उसे ग्रीट करने के लिए जाते थे, उसका अभिवादन करने के लिए जाते थे। Why was it so? और हम लोग ऐसा क्यों करते थे? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या हमें उसके ब्रेड से, उसकी रोटियों से बहुत ज़्यादा प्यार था? Not at all, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। The loaves are bought by some Paskin or Bastin। क्या अरे ये जो रोटियां हैं, ये जो ब्रेड हैं जो बेकर लेकर के आता था, उन्हें ख़रीदा किसके द्वारा जाता था? पैस्किन या बेस्टिन के द्वारा। और ये पैस्किन और बेस्टिन कौन होती थी? द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, हमारे घर की नौकरानियाँ हुआ करती थी। तो जो ब्रेड खरीदने का काम था वो कौन करता था? नौकरानियाँ किया करती थी। तो आखिर हम बच्चे बेकर के पास दौड़कर किस लिए जाते थे? What we longed for,
हमें जिस चीज़ की इच्छा होती थी, हमें जिस चीज़ की चाहत होती थी, वो क्या होता था, वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। वो ब्रेड हुआ करते थे जिसका शेप चूड़ियों की तरह होता था, वही हमें चाहिए होता था और बड़े ही केयरफुली हम लोग उसको चूज़ करते थे और उसी के लिए हम लोग दौड़ करके जाते थे। मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूँगा कि हमारे ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं। ये रहा वो ब्रेड बैंगल्स, राइट। ये जो ब्रेड है इसका शेप किसकी तरह है, बैंगल की तरह, राइट। तो ये जो ब्रेड था इस तरह का बच्चों को काफ़ी पसंद आता था और जो जनरल वाला ब्रेड होता था वो बड़ों के लिए यूज़ किया जाता था। मैं आपको और पिक्चर दिखाना चाहूँगा कि 1 सेकेंड, नहीं ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं, 1 सेकेंड। ये जो ड्रेस है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसको बोला जाता है कबई। क्या बोला जाता है, कबई, जो कि स्टोरी में आगे बताया गया है। और आपको दिख रहा होगा ये जो बेकर है इसने इन ब्रेड बैंगल्स को रोप से बांध करके ऊपर लटकाया हुआ है। और ये कबई एक ऐसा ड्रेस है जो कि सिंगल ड्रेस होता है एक फ्रॉक की तरह, और ये घुटनों तक आता है, घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक आता है, सिंगल पीस होता है। और दिख रहा होगा कि इसके हाथ में क्या है, एक स्टिक है जिसको वो ज़मीन पर पटकते हुए चलता है। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाना चाहूँगा, ये लीजिए। ये भी एक बेकर है, इसके हाथ में बैम्बू का एक स्टिक है, इसके सिर के ऊपर एक टोकरा है जिसको उसने एक हाथ से सपोर्ट किया हुआ है। तो ये सारे पिक्चर्स काफ़ी अच्छे तरीके से नैरेट करते हैं, अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं हमारे इस स्टोरी को। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग उन ब्रेड्स को जिसका शेप चूड़ी की तरह होता था, बैंगल की तरह होता था, उसे बड़े ही केयरफुली चूज़ करते थे और उसी के लिए हम लोग दौड़ करके बेकर के पास जाते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ ए स्पेशल मेक, और कभी कभी ये तो ब्रेड जो है ना मीठे हुआ करते थे जो कि स्पेशली बनाए जाते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन with the jang jang sound of his specially made bamboo staff। अब हमारे ऑथर एक ऐसे इंसिडेंट, एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे सच में एक बेकर आता है अपने म्यूजिकल साउंड झैंग झैंग की आवाज़ के साथ, अपनी बैम्बू स्टिक से जो आवाज़ निकल रही थी उसके साथ वो एंटर करता है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, उसके सिर पर एक टोकरा था जिसको उसने अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ में एक बैम्बू का स्टिक था जिसे वो ग्राउंड पे बैंग कर रहा था, पटक रहा था, जिससे कि झैंग झैंग का आवाज़ क्रिएट हो सके। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और जब बेकर हमारे यहाँ आता था तो हमारे घर की महिलाओं को गुड मॉर्निंग कह के ग्रीट करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और वो अपने बैम्बू के ऊपर ही उस बास्केट को रख देता था ताकि महिलाओं को जो भी चीज़ें लेना है वो ले सके। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। और जब हम बच्चे दौड़ करके वहाँ पे जाते थे तो हमारे बड़े हमें थोड़ा सा डांट करके वहाँ से अलग कर देते थे और ब्रेड को सर्वेंट्स को, नौकरानियों को डिलीवर कर दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम लोग हार नहीं मानते थे, हम लोग किसी बेंच पे या किसी ऊंची जगह जैसे कि पैरापेट या रेलिंग पे चढ़ जाते थे और किसी न किसी तरह हम लोग बेकर के बास्केट में झांकते रहते थे, झांक कर देखते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स। हमारे ऑथर लूसियो रॉड्रिग्स कहते हैं कि मुझे अभी भी उन ब्रेड का जो स्पेशल टिपिकल टाइप का जो स्मेल है, उसका जो फ्रेगरेंस है, उसके जो सुगंध है, खुशबू है, मैं उसे महक सकता हूँ या याद कर सकता हूँ। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। यहाँ बताया गया है जो लोब्स हुआ करते थे, जो जनरल ब्रेड हुआ करते थे, वो बड़ों के लिए खरीदे जाते थे, और वो ब्रेड्स जिनका शेप बैंगल्स की तरह हुआ करता था, चूड़ियों की तरह हुआ करता था, वो बच्चों के लिए लिए जाते थे। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly। और जब एक बार हमारे लिए वो बैंगल की तरफ ब्रेड ले लिए जाते थे तो फिर हम लोग अपने दांत को ब्रश करना, मुंह को धोना भूल जाते थे। And why should we, और आखिर हमें अपने मुंह को और दांतों को ब्रश करना ही क्यों चाहिए।
Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? कि आखिर कोई टूथब्रश के लिए अपने दांतों को ब्रश करने के लिए हमें टूथब्रश की ज़रूरत होती है, और शायद उस समय लोगों के पास टूथब्रश नहीं हुआ करता था, इसलिए लोग आम की टहनियों को तोड़ करके उससे अपने दांतों को ब्रश करते थे। तो इसका जहमत कौन करेगा, हमारे ऑथर कह रहे हैं। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? और आखिरकार अपने दांतों को ब्रश करना इतना ज़रूरी ही क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड टीथ, कि एक टाइगर तो अपने दांतों को कभी भी ब्रश नहीं करता है, तो हम क्यों करें? हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, कि आखिरकार जो गर्म गर्म चाय होता है वो हमारे दांतों की गंदगी को, हमारे दांतों की डर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही क्लीनली साफ कर देता है, तो फिर हमें ब्रश करने की क्या ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक तरह का ब्रेड होता है जो स्वीट होता है, टेस्ट में कैसा होता है, मीठा होता है, उसका नाम क्या है, बोल। और अगर आप किसी मैरिज सेरेमनी को अटेंड करते हैं, वहाँ पे गिफ्ट लेकर जाते हैं और आपके गिफ्ट में ये स्पेशल ब्रेड बोल ना हो, तो फिर आपका गिफ्ट जो है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। आपका गिफ्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि कोई पार्टी हो रही हो, कोई भोज या कोई दावत हो रही हो, और उस भोज और दावत में अगर ब्रेड ना हो, उन बेकर के द्वारा बनाया गया ब्रेड ना हो, तो वो पार्टी, वो दावत अपने चार्म, अपनी खूबसूरती को खो देता है। वैसे ही आपका गिफ्ट बोल के बिना अपनी खूबसूरती को खो देता है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, कि हमारे गांव के लिए, हमारे ऑथर कहते हैं कि हमारे गांव के लिए एक बेकर कितना इम्पॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, उसके बारे में आप कभी भी पर्याप्त नहीं कह सकते हैं। आप जितना कहो उतना कम होगा। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, या अगर किसी के घर में उसकी बेटी का इंगेजमेंट हो रहा हो, उसकी बेटी का मंगनी या सगाई हो रहा हो, और उस ओकेज़न पर यह ज़रूरी था कि उसके घर की महिलाएं क्या बनाती थीं, सैंडविचेस बनाती थीं, तो आप समझ सकते हैं कि बेकर और उनकी प्रोडक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे उस समय। केक्स एंड बॉलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, कि अगर क्रिसमस जैसा कोई फेस्टिवल आए या कोई दूसरा फेस्टिवल आए, तो उस समय में केक और बॉलिनाज बिल्कुल मस्ट हुआ करते थे। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसी के वजह से गांव में बेकर के फर्नेस का होना बिल्कुल ही ज़रूरी था, बिल्कुल ही essential था। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the कबाई, जो कि मैंने थोड़ा देर पहले पिक्चर में आपको दिखाया था कि उस समय जो ब्रेड सेलर होते थे या जो पैडर होते थे, उनके पास वो जो ड्रेस पहनते थे वो एकदम पेक्यूलियर सा ड्रेस होता था, एकदम अजीब सा ड्रेस होता था, जिसका नाम क्या है, कबाई है। उसे किस नाम से बुलाते थे लोग, कबाई के नाम से बुलाते थे लोग। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, ये बस सिंगल पीस लंबा सा फ्रॉक होता था जो कि घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक जाता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स, कि हम लोग अपने बचपन में कुछ ऐसे भी बेकर्स हुआ करते थे जिन्हें शर्ट और ट्राउज़र पहने हुए देखा करते थे, शॉर्ट और पैंट पहने हुए देखा करते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, और उनके जो पैंट्स हुआ करते थे वो फुल पैंट से, फुल लेंथ पैंट से थोड़े से छोटे होते थे, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से थोड़े से बड़े होते थे। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a padder, यहाँ तक कि आज भी अगर कोई ऐसा इंसान एक ऐसे पैंट को पहनता है जो हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा है और फुल पैंट से थोड़ा सा छोटा है, तो अक्सर लोग उसे ये कह के बुलाते हैं कि देखो तुमने पैडर जैसा कपड़ा पहना हुआ है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, बेकर हर दिन अपने हिसाब को नहीं करता था, वो ब्रेड डिलीवर करता था और जो हिसाब होता था, उसके जो पैसे होते थे, वो महीने के एंड में ले लेता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो मंथली अकाउंट्स होते थे, जो महीने का हिसाब किताब होता था, वो किसी वॉल पे पेंसिल की मदद से लिख दिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बेकिंग करना सचमुच में एक काफ़ी फ़ायदेमंद प्रोफेशन था, इस बिज़नेस में काफ़ी सारा पैसा था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप्ड,
जो बेकर होता था या उसकी जो फैमिली होती थी वो कभी भी भूखे नहीं रहते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। चाहे बेकर हो या उसका परिवार हो या उसके लिए काम करने वाले उसके सर्वेंट्स हो, वो हमेशा हैप्पी और प्रॉस्परस लगते थे, वो खुश लगते थे और काफ़ी रिच लगते थे, वेल टू डू लगते थे। दे आर प्लम्प फिजिक। अब यहाँ पे प्लम्प फिजिक किसे बोला गया है? प्लीजेंटली फैट बॉडी, एक ऐसा इंसान जिसकी शारीरिक संरचना थोड़ी सी मोटी हो, या किसी मोटे इंसान को हम लोग अ मैन विद अ प्लम्प फिजिक बोल सकते हैं। तो आजकल भी अगर कोई यहाँ पे बताया गया है, देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस, कि ये जो बेकर हुआ करते थे वो हैप्पी हुआ करते थे, रिच एंड प्रॉस्पेरस हुआ करते थे, वो काफ़ी अच्छे से खाते पीते थे, अपने आप को मेंटेन करके रखते थे। इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि बेकर के जो बेकर्स जो होते थे वो थोड़े से मोटे होते थे, राइट, ये बात बताया गया है। और ये चीज़ इस बात को साबित करती है कि वे लोग काफ़ी धनवान और काफ़ी रिच हुआ करते थे। इवन टुडे एनी पर्सन with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। यहाँ तक कि आजकल भी अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी शारीरिक संरचना एक कटहल जैसी है, अगर वो थोड़ा सा भी मोटा है, तो उसको लोग अक्सर एक बेकर से कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है मैं उसको बहुत ही जल्द, इसका जो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ये दिख रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, मैं सभी आप लोगों को करा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो टर्म 2 की तैयारी आप जम के कीजिए, और इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने के बाद हम लोग इसी चैप्टर का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ये जो पार्ट 2 है, कूर्ग, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। तो मिलते हैं हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और उसके बाद कूर्ग वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।